हेलो देयर। तो आज है थर्सडे और हम आज आ गए हैं आपका ऑनलाइन क्लास लेकर के। और हमेशा की तरह शुरुआत होगी वर्ड्स ऑफ द डे से। फर्स्ट वर्ड हमारा है पवेलियन। वैसे पवेलियन आपने ब्रांड का नाम सुना होगा, ठीक है, वो वर्ड है, उसको ब्रांड नेम वो कोई वर्ड भी हो सकता है, बिना वर्ड भी हो सकता है। कार्बन मोबाइल है, उसकी स्पेलिंग कुछ और है। स्प्लेंडर में शान होती है, बट उसका भी ये है। तो हमें ब्रांड से नहीं, इस पवेलियन वर्ड का जो मीनिंग है वो होता है खेल के मैदान के पास बना खिलाड़ियों या दर्शकों के लिए भवन, लेकिन मेन खिलाड़ियों के लिए नहीं कहते। बैक टू पवेलियन हो गया, इस तरह का शब्द जो है। वैसे इसको इसकी दूसरी मीनिंग मंडप भी कह सकते। तो एक विशेष, जैसे खेल के मैदान में क्या हुआ है, जस्ट मंडप था, ईंट पत्थरों का ज़माना है, वर्ड तो उस ज़माने से बना हुआ है ना। अगला ज़रा ध्यान रखेंगे रील, क्योंकि पिछले दिन मैंने आपको फिल्म लिखवाई थी। रील क्या है, चरखी या रील। वैसे तो धागे की रील आपने सुनी होगी, लेकिन आप या फिर रील पर लपेटा हुआ धागा, फिल्म आदि। जी हाँ, गौर कीजिए, पहले होता था सिनेमा का रील, अभी आप लोगों का सब ऑनलाइन वो होता है, वहाँ से मतलब नेट के द्वारा जो है वो हॉल में चलता है। बट हम लोगों ने देखा हुआ है, हम लोग 11-12 तक हमने देखा है कि वो फिल्म की रील आती थी इस टॉकीज से उस टॉकीज तक, है ना। उसको भेजा, दो दो सिनेमा हॉल मिल के ले लेते थे, पहले आधा वो चलाते थे, फिर आधा वो चलाते थे, तो हम लोग देखते थे। कहने का मतलब, या वीडियो कैसेट्स होते थे तो उसमें भी तो रील है। वो रील मतलब कोई गोल चीज़ हुआ, उस पर लगा हुआ, जब तक धागा नहीं रहेगा वो रील कैसे कहलाएगा। तो इसीलिए लिखा हुआ है धागा फिल्म। फिल्म मीन्स वो सिनेमा नहीं समझ लेंगे, क्योंकि वो पन्नी का पतला मैंने पढ़ाया था, पतला पन्नी है, उसको भी फिल्म कहा जाता है। मैंने उसके डिटेल बताए थे, आप लोगों ने देखा होगा तो ज़रूर पता होगा। चलिए अगला है बिजार। बिजारे नहीं पढ़ेंगे, बिजार। बिजार मीन्स अनोखा, अजीब, विचित्र। कहते हैं इट्स अ बिजार, है ना, कि तो बड़ा विचित्र है, बड़ा अनोखा है, कुछ इस तरह के। अगला जो है, इसके प्रोनाउंसिएशन को ध्यान से देखेंगे, ये है गारंटी। गारंटी आप सुनेंगे, देखिए कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो मैं आपको लोगों को ऑफलाइन क्लास में समझाता रहता हूँ, कि हम जब तक उसके सही प्रोनाउंसिएशन को हम खुद नहीं जानते, तब तक क्या होता है कि हमें लगता है नहीं दूसरा भी वैसे ही बोला। जिस दिन से आपको उस वर्ड पे गौर कर लेंगे, तब जो आप किसी की सुनेंगे, मतलब किसी की सुने मीन्स आप नहीं कहता आपकी इक्वल, मतलब टीवी वगैरह पे जो बोलते हैं, फिर लगेगा अरे हाँ ये तो वर्ड सही है। अब जैसे एक मिनट, विटामिन, वाइटामिन, विटामिन क्या सही है, तो मैं बता दूं, है तो तीनों सही, लेकिन विटामिन हिंदी है, इंग्लिश में सिर्फ दो ही प्रोनाउंसिएशन होता है, विटामिन और वाइटामिन। अब जैसे फेसबुक वगैरह पे ममा अर्थ का खूब यूज़ मतलब ऐड देता है, उसमें देखिएगा विटामिन सी बोलेगा, बोलती है वो शिल्पा शेट्टी, विटामिन सी। तो विटामिन भी होता है, विटामिन भी होता है, लेकिन विटामिन नहीं होता। विटामिन उसको हिंदी में बना करके कहा जाता है। वैसे ही जब इस शब्द को आप सुन लेंगे तो फिर कहीं से फिर आपको पता चलेगा कि गारंटी है, हिंदी में गारंटी है। एक्चुअली ऐसा इसलिए किया गया, बहुत सारे चीज़ों का जो है वो हिंदी नहीं बनाया गया, बट उसके इक्विवेलेंट हिंदी को, क्योंकि हमारे देखिए, हमारे जीभ, हमारे होंठ, हमारे श्वसन तंत्र का जो है वो मातृभाषा से मिलता हुआ अलग होगा, उसका अलग होगा। अब हम कितना भी टोमेटो बोल दें, हिंदी में टमाटर बोल दें, अब किसी जापानी से कोई कहते कहते रह जाए कि भैया टोमेटो बोलो, नहीं बोलेगा, वो टोमेटो बोलेगा, वो टमाटर नहीं बोलेगा, वो टमाटर बोलेगा। कहने का मतलब है, या इटली वाले हैं तो उन लोगों को भी ऐसी ही है। अब इटली वाले की पुरानी वो आप देख लेंगे तो आपको पता चलेगा, भाषण वगैरह। तो कहने का मतलब है कि वो अपना अपना इस पर है, तो इसलिए ऐसा बनाया कि वैसा गारंटी, ऐसा बोलें गै करके तो वो नहीं बोल पाएंगे जो इंग्लिश नहीं जानते, तो इसलिए बना दिया गया। जैसे एक वर्ड आपको बताता हूँ, जनवरी। अब इंग्लिश में जनवरी है, बट हिंदी में उसको क्या किया, उसकी हिंदी नहीं बनाई, उसके जनवरी, उसके हिंदी उच्चारण को बना दिया गया, यूँ समझ लीजिए। चलिए, तो वैसे गारंटी मीन्स आश्वासन भी बोल सकते हैं। वैसे जमानत हुई, बैंक गारंटी, तो क्या होता है, बैंक की जमानत। बहुत सारे बिजनेस के लिए आपको बैंक गारंटी वगैरह चाहिए। अब वारंटी, वारंटी तो आप लोग बहुत सुने होंगे, ये भी गारंटी है, लेकिन मैंने यहाँ स्टार लगा दिया। ये क्या है, ये एक्चुअली क्या है कि आप सब जानते ही होंगे, जैसे आपकी मोबाइल की गारंटी होती है वो तो चेंज करके देंगे, वारंटी है कि उसमें रिप्लेस कर किया जाएगा सामान का, बट जो वर्कफोर्स लगा, जो लेबर चार्ज लगा, वो आपको लगेगा ही लगेगा। आगे है, इसी का मीनिंग आश्वासन, वचन भी कह सकते हैं। चलिए, तो हमारा सेकेंड आज का है, कल पिछले 2 दिनों हमारा चला था इन्फिनेटिव्स को फाइंड आउट करना। आज है हमारा जेरेंट्स को, कल भी जेरेंट्स ही रहेगा। जेरेंट्स का पहचान, अभी आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी इस छांटने में। इन्फिनेटिव्स में 2+B1 था, या फिर बिना 2 का भी था। लास्ट वाला जेरेंट्स में ING वाला होता है, इसलिए आसान है। हाँ, एक ING आप सबको पता है, जो मैंने पढ़ाया है कि वो पार्टिसिपल्स में भी होता है, वो आएगा तब ज़्यादा डिफरेंस समझाऊंगा। अभी नॉर्मली समझिए, ING वाला जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में रहे वो जेरेंट्स होता है। तो नंबर 1 में स्विमिंग है, नंबर 2 में आप समझ सकते हैं स्मोकिंग है, नंबर 3 में समझ सकते हैं प्लेइंग है, नंबर 4 में रीडिंग है,
नंबर 5 में डूइंग है, नंबर 6 में डांसिंग है, नंबर 7 में प्लेइंग है, नंबर 8 में रेनिंग है, नंबर 9 में रीडिंग है और नंबर 10 में गोइंग है। तो इस प्रकार से ये था। फिर कल भी ऐसा ही रहेगा। होमवर्क आपको कल मतलब आज शाम को जाएगा, उसमें भी नेक्स्ट 10 आपको जेरेंसी छांटने रहेंगे। चलिए, तो काइंड्स ऑफ एडवर्ब हमारा अभी चल रहा था। तो काइंड्स ऑफ एडवर्ब में आज से हम लोग काइंड्स ऑफ एडवर्ब के एक्सप्लेनेशन को जानेंगे। पहला एडवर्ब्स ऑफ टाइम। एडवर्ब्स ऑफ टाइम टेल द टाइम ऑफ एक्शन, अर्थात एडवर्ब्स ऑफ टाइम हमें किसी क्रिया यानी कार्य, क्रिया मीन्स वर्ब यानी कार्य को जो काम किया जाता है उसके होने का समय बतलाता है। समझ गए? एडवर्ब वैसे भी था वर्ब, एडजेक्टिव या खुद एडवर्ब, तीन चीज़ों की विशेषता है यानी बतलाता है, यानी उसके साथ जुड़कर कुछ बतलाता है। तो ये उसके साथ वर्ब के साथ जुड़कर एडवर्ब ऑफ टाइम क्या बतलाएगा? तो टाइम बतलाएगा। मैंने इसलिए कहा था केवल विशेषता नहीं बतलाता है, बहुत कुछ भी जोड़ेगा मिलाएगा। तो नाम है टाइम। अच्छा, पहचान इसमें पहले एग्जाम्पल भी आ जाते हैं। फॉर ई डॉट जी डॉट का मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ग्रेट या ही केम यस्टरडे, आया कब आया? तो यस्टरडे आया, टाइम बता। आई वेंट, मैं गया, ये वर्ब जो हुआ कब हुआ? तो लास्ट वीक हुआ। ठीक है, लास्ट जो रहेगा लास्ट वीक पूरा का पूरा हो जाएगा इसमें। चलिए, इसमें अब ये है कि छांटने का भी मैं क्लू बता देता हूँ कि एग्जाम में आपके इस एग्जाम में बेशक ना कंपटीशन वगैरह में आते रहते, क्लू ये दिया गया है आपको, दिए गए सेंटेंस में प्रिंसिपल वर्ब को पहचान लीजिए। जैसे पहले में हम पहचान लेते हैं क्या है? केम। ठीक है, और फिर उसको पहचान कर वेन से क्वेश्चन कीजिए। केम आया, वेन कब आया, तो उससे जो आंसर प्राप्त होगा वही एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। तो कब आया? तो यस्टरडे आया, इसलिए यस्टरडे आपको एडवर्ब ऑफ टाइम है। ठीक है, इजी हो गया। अब क्या है कि कुछ अदर एग्जांपल्स फिर भी यहाँ पर दे दिए गए हैं ताकि आप लोग देख लें कि कौन कौन से होते हैं। टुडे, टुमारो, यस्टरडे तो ऊपर हो ही गया था, लास्ट डे हो, लास्ट वीक हो, लास्ट मंथ हो, लास्ट ईयर हो, या फिर नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर हो, या फिर लेट हो, लेटली हो, नाउ हो, जस्ट हो, अगो हो, डेली हो, एवरी डे हो, ऑलरेडी हो, अर्ली हो, सून हो, ये सभी भी जो है आपको एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब्स ऑफ टाइम है। चलिए, अब आगे पढ़ते हैं। आज का सेकंड जो है वो हमारा वो है एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। तो एडवर्ब्स ऑफ प्लेस नाम से क्लियर है, प्लेस बतलाएगा, यानी एडवर्ब्स ऑफ प्लेस टेल वेयर और एट व्हाट प्लेस एन एक्शन वाज या इज डन, है ना। कि एडवर्ब्स ऑफ टाइम हमें किसी कार्य के यानी कि क्रिया के होने के समय का स्थान बतलाता है, कि मतलब वेयर कहाँ या एट व्हाट प्लेस, है ना, किस स्थान पर, यही बतलाता है। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखेंगे, इसमें मैंने लिखा है एक जगह कि इज वॉज, नहीं कि कोई ऐसा नहीं है कि वो प्रेजेंट में भी तो हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है, नहीं, तो इसलिए ऐसा नहीं है कि केवल वाज ही का है। क्लू में है, क्लू में मैंने जगह कम थी इसलिए इधर शुरू वाला और लास्ट वाला छोड़ दिया, यानी सबसे पहला जो ऊपर था वैसा ही होगा कि किसी भी सेंटेंस में हम मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब को पहचान कर उसमें वेयर या एट व्हाट प्लेस यानी कि कहाँ किस स्थान से या फिर डॉट 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 कर दिया से क्वेश्चन करने पर जो आंसर प्राप्त होगा वही एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। ठीक है, तो ये जगह कम के लिए समझ गए इतनी बात। ऊपर से आप ऊपर हमने लिखा है ना, ऊपर के क्लू में तो आपने देखा ही होगा, ऐसा ही करके हमने लिखा है ऊपर में कि दिए गए सेंटेंस में प्रिंसिपल वर्ब मेन वर्ब को पहचान कर वेन से, तो वहाँ पर क्या था? वेयर से या एट व्हाट प्लेस से क्वेश्चन करने पर जो आंसर प्राप्त होगा वही एडवर्ब ऑफ वहाँ पर प्लेस हो जाएगा। अदर एग्जाम्पल्स इसमें भी हैं तो उसको देख लेंगे आप लोग। जैसे कि हियर है ना, एवरीवेयर है, इनसाइड है, नियर है, अवे है, इन है। हालांकि इन मीन्स अंदर होगा तब तो इसलिए अंडरलाइन कर दिया मैंने कि तब तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, अन्यथा इन तो प्रीपोजिशन भी होता है, आप जानते ही हैं। इसी प्रकार आउट है, फार है, बैकवर्ड है, इंडोर्स हैं, ये सभी जो है ये आपको होंगे। और बहुत सारे और भी है, अप है, डाउन है, ये सब भी होगा, लेकिन अप डाउन और भी काइंड्स ऑफ एडवर्ब होते हैं तो उसमें भी हमें पढ़ना है, उन सबको मैं अंडरलाइन कर दूंगा, आगे दूंगा। तो चलिए, तो जनरल सिलेबस हमारा आज का यहीं तक था। अब आइए आज हम लेकर आए हैं बिहार बोर्ड के 12 के स्टूडेंट्स के लिए, जैसा कि एक एक दिन गैप चलता है, तो फायर हिम पिछले दिन हुआ था उसकी समरी है। हमेशा की तरह इसका वीडियो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ से देख लेंगे, बाकी ग्रुप में भी मैं भेज दूंगा। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसकी रीडिंग ताकि आप लोगों को याद करने में हो आसानी। चलिए, तो फायर हिम, ये इसको हिम पढ़ेंगे, वर्ड मीनिंग में मैं लिखवा चुका हूँ आप लोगों को, पहले भी बोल चुका हूँ, उस दिन भी बोला हूँ। फायर हिम समरी, तो फायर हिम हैज़ बीन कंपोज्ड बाय KKN दारूवाला। ही इज़ अ फारसी। He has no liking for the Hindu rituals of cremation of the body. Once the poet, when he was a child, ये ब्रैकेट वाला आपको याद करने की जरूरत नहीं, इसलिए मैंने इसका फॉन्ट भी छोटा कर दिया हुआ है। Was passing through, ये थ्रू है, दो नहीं आर लग जाएगा तो थ्रू, आर नहीं रहेगा तो दो।
बर्निंग घाट, यहाँ भी वेयर द डेड्स आर क्रीमेटेड, ये इसको याद करने की जरूरत नहीं, समझाने के लिए। विद हिज फादर, देयर ही सॉ अनबर्न्ड पार्ट ऑफ द डेड बॉडीज, पॉइंटिंग टू these the father told him that sometimes fire failed to perform its task. Being a Parsi and worshipper of fire, he was pained at the forgetfulness. But later on, the poet minutely observed that यहाँ पर ये देख लेंगे minutely है ये, है ना, ये मिनट जो होता है उसी से बनता है minute, बहुत सूक्ष्म से। minutely observed that the fire never failed in performing its duty. आगे है 20 years passes of that incident. Unfortunately, the poet's firstborn child dies. The Tower of Silence, ब्रैकेट को छोड़ देंगे, वैसे ब्रैकेट में लिखा हुआ है चीलघर इन हिंदी एंड टावर ऑफ साइलेंस इन इंग्लिश, इज ए सर्कुलर रेज्ड स्ट्रक्चर यूज्ड बाय जोरोस्ट्रियंस फॉर एक्सपोजर ऑफ द डेड, पार्टिकुलरली टू एक्सकेवेंजिंग बर्ड। चलिए, तो इसको तो समझाने के लिए रहता है इज वेरी फार, ये ब्रैकेट फिर छोड़ देंगे, अबाउट 1000 miles अवे। देयरफॉर द पोएट हैज़ टू क्रीमेट हिज डेड सन कंट्रेरी to the Parsi custom, but the poet doesn't regret doing so because he wants to remind the fire of its own codes and sins of not burning the dead body completely. When the fire is consuming his son's dead body, the poet hears the fire telling him that he has been forgiven for having committed a sin by violating the Parsi code. But the poet cannot forgive himself. He swears that he will never deviate from his Parsi code. So the poem is packed with irony and satire against religious rituals. इसके यहीं तक ये समरी थे, बाद में इसके वर्ड मीनिंग से आप लोग इसके ना, अभी तो आपको नोट्स अवेलेबल नहीं है, जल्द में अवेलेबल करवा दूंगा 1 सप्ताह के अंदर, तो उसमें से आप देख लेंगे। फ़िलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट्स लेकर के रख सकते हैं। चलिए, यहाँ तक का मान लीजिए आपने मुर्दा जलाना तक का खींच लिया होगा, तो फिर इसके नीचे बस थोड़ा सा ही है, इसके बाद का खींच लेंगे, यहाँ मुर्दा जलाना से यहाँ तक का। और कल जो है वो मैं पूरी चांस है कि मैं बोछा में आ रहा हूँ। आप लोग में से जो लोग फ़ी जमा करना चाहे, जो लोग करना नहीं चाहे, नहीं करने के बाद मैं बता देता हूँ। अब मैं इसको बंद कर दूँगा, जो फ्री वीडियोज़ हैं, अब मैं जिन लोगों की पेमेंट जारी होगी वो सिर्फ उन्हीं के लिंक्स पर भेजूँगा, ठीक है। वैसे टाइमिंग मैं ग्रुप के माध्यम से बता दूंगा। चलिए, मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।